प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का। हम लोग पढ़ रहे हैं बीएससी थर्ड ईयर की न्यूक्लियर फिजिक्स और आज हम एक इम्पोर्टेंट आर्टिकल करने जा रहे हैं और वो टॉपिक है बेन ब्रिज एंड जॉर्डन मास स्पेक्ट्रोग्राफ। स्पेक्ट्रोग्राफ। प्यारे बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने स्टडी किया था बेन ब्रिज मास स्पेक्ट्रोग्राफ, जो बेन ब्रिज ने 1933 में बनाया था। लेकिन उसके बाद 1936 में बेन ब्रिज और जॉर्डन दोनों ने मिलकर के एक और स्पेक्ट्रोग्राफ बनाया और ये मोर एक्यूरेट और मोर इसके अंदर जो इंटेंसिटी थी वो ज़्यादा क्लियर थी और ये डबल फोकसिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक और मैग्नेटिक फील्ड के अंतर्गत आयंस का जो डिस्पर्जन है वो होता है। यानी कि डिटेल स्टडी आज हम करने वाले हैं। आज हम देखेंगे बेन ब्रिज एंड जॉर्डन मास स्पेक्ट्रोग्राफ का प्रिंसिपल क्या है, कंस्ट्रक्शन क्या है, वर्किंग थ्योरी, और फिर हम देखेंगे बेन ब्रिज जॉर्डन मास स्पेक्ट्रोग्राफ का एडवांटेज क्या है बाकी के जो स्पेक्ट्रोग्राफ हैं उनके तहत। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम इसके प्रिंसिपल की। इन दिस आप कह सकते हैं कि डिस्पर्जन ऑफ आयंस ऑफ डिफरेंट मास under action of मैग्नेटिक फील्ड ये होती है। लेकिन हम अपने इस बेन ब्रिज जॉर्डन मास स्पेक्ट्रोग्राफ में, बट इन दिस केस of ions is done under action of electrostatic, static and magnetic field। तो प्यारे बच्चों, ये देखिए प्रिंसिपल। हमने जब बेन ब्रिज मास स्पेक्ट्रोग्राफ पिछले लेक्चर में बताया था बहुत डिटेल में, जिसमें सिंगल फोकसिंग होती थी सिर्फ अंडर एक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन यहां पर डबल फोकसिंग होगी इलेक्ट्रोस्टैटिक एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड्स की सहायता से। कंस्ट्रक्शन। प्यारे बच्चों, हम इसमें देखेंगे कि इसमें क्या क्या होता है। इट कंसिस्ट्स ऑफ, प्यारे बच्चों देखिए, अब हम इसे वन बाय वन करके इसके जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं उनको डायग्राम बनाते जाएंगे और उनके बारे में या लिखते भी जाएंगे। आप भी अपने नोट्स साथ साथ बनाते रहें। चलिए देखते हैं। इसमें एक हाईली इवैक्यूएटेड ट्यूब होती है, ये देखिए, और यहाँ पर सोर्स ऑफ आयन जो है इस 1500 से 50,000 टू 20,000 वोल्ट के अंतर्गत वो चार्ज पार्टिकल जो आयंस है वो एक्सेलरेट होता है। और ये एक इवैक्यूएटेड ट्यूब है, यानी कि इसको आप लिखेंगे एन evacuated vacuum tube in which ion move या ion accelerates related from ion source under action of potential difference 50,000 to
20,000 वोल्ट्स। ये देखिए प्यारे बच्चों, सबसे पहले ये एक इवेक्यूटेड ट्यूब है जिसमें यहाँ से आयन पैदा होते हैं और आयन्स इस तरह से मूव करते हैं, लेकिन ये आयन्स स्प्रेडिंग होते हैं, एक तरह से बहुत ज़्यादा फैलाव में आते हैं। इनको हमें फिर नैरो डाउन करना होगा, उसके लिए फिर ये स्लिट्स लगाई गई हैं। दीज स्लिट्स आर देयर। एक स्लिट ये लगा दी है और दूसरी एक और स्लिट हम यहाँ लगा रहे हैं। एक स्लिट हमारी ये हो जाएगी। इनका काम यही है कि ये स्लिट S1 और ये जो स्लिट है ये S2 है, यानी S1 एंड S2। दीज आर द टू स्लिट्स इन विच द आयन बीम बिकम्स नैरो डाउन, यानी कि बीम नैरो हो जाएगी। और ये देखिए उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में यही लिख रहा हूँ, स्लिट्स S1 एंड S2। ये देखिए ये यहाँ पर आ गई हैं। इनका पर्पज़ भी मैंने बता दिया है कि जो आयंस बिल्कुल फैल करके आ रहे थे उनको नैरो एक बीम के रूप में ये दोनों स्लिट्स जो हैं कन्वर्ट कर देती हैं। उसके बाद देखिए जैसे ही इन स्लिट्स के बाद ये जो एक नैरो आयन बीम जो है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में एंटर करती है, लाइक दिस। मेरे साथ साथ आप डायग्राम जरूर बनाते रहें। यहाँ पर आप जैसे ही ये जो दोनों स्लिट से ये एंटर करता है तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया हुआ है और वो भी एक आर्क की फॉर्म में। और ये आर्क कितनी डिग्री का है, ये देखिए π/√2 या फिर हम इसे 127 डिग्री कहेंगे। और यहाँ पर ये जो दो इलेक्ट्रोड्स लगाए हुए हैं ये बिल्कुल एक आर्क की फॉर्म में ही हैं और ये इस तरीके से हैं जैसा कि आप देख रहे हैं। मैं इसको डायग्राम के अंदर बना रहा हूँ और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप भी मेरे साथ साथ इस डायग्राम को बना रहे होंगे, क्योंकि जब आप अपने हाथ से डायग्राम बनाएंगे तो फिर आपके लिए ये ज़्यादा ईजी हो जाएगा इस कंसेप्ट को समझने के लिए। यहाँ पर एक दो इलेक्ट्रोड्स हैं ये जो इस जो आयन बीम है उसको एक्सेलरेट करते हैं। इन्हें हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फिल्टर भी कहते हैं। ये देखिए कि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फिल्टर हैं जिनके तहत ये जो आयन है ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ये दो इस वैक्यूम ट्यूब के अंदर ही दो एक आर्क की फॉर्म में इलेक्ट्रोड्स हैं जिनके अंतर्गत ये आयन जो है एक आर्क में मूव करते हैं और इस तरीके से ये आयन जो है मूव कर जाते हैं। और ये आर्क जो π/√2 या 127 डिग्री की आर्क है और यहाँ से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोकसिंग ऑफ आयन हो जाती है। इन्हें हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फिल्टर भी कहते हैं। इसे हम इस तरह से लिखेंगे, मैं अब इनकी बात कर रहा हूँ यहाँ पर, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोकसिंग अरेंजमेंट। और प्यारे बच्चों हम इसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फिल्टर भी कहते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फिल्टर, इसमें क्या होता है, विच अप्लाई द इलेक्ट्रिक फील्ड 1200 वोल्ट पर सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ पर। और कैसे है ये भी देख ही रहे हैं आप, अलोंग एन आर्क ऑफ π/√2 और 127 डिग्री। ये देखिए प्यारे बच्चों, इन विच द आयन मूव इन आर्क ऑफ एंगल 127 डिग्री। ये चीज़ हो रहे हैं। इसमें दो इलेक्ट्रोड्स हैं आप देख रहे हैं। इसके बाद एक और होता है, ये आयन जैसे ही इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फिल्टर से बाहर निकलता है तो फिर ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में मूव करता है, बिल्कुल सीधे। ये देखिए, और ये डिस्टेंस जो होती है ये लगभग 40 सेंटीमीटर होती है। हम उसके बारे में आपको बताएंगे। ये देखिए बिल्कुल। और फिर ये एंटर करता है मैग्नेटोस्टैटिक फिल्टर या मैग्नेटिक फिल्टर। वो कुछ इस तरह से है।
यानी कि ये मैग्नेटिक फिल्टर्स हैं और यहाँ पर ये मैग्नेट्स लगे हुए हैं, नॉर्थ और इधर भी है। ये मैग्नेट्स हैं और मैग्नेटिक फील्ड, इनको हम मैग्नेटिक फिल्टर कहते हैं। ये क्या है? ये देखिए, ये जो चीज़ है ये है मैग्नेटिक फिल्टर, in which this ion beam or these ions moves an arc of radius π/3 और 60 डिग्री। यानी कि इस स्ट्रेट लाइन पाथ के बाद वो आयन इसमें एंटर करता है। यहाँ पर मैग्नेटिक फिल्टर की सहायता से आयन की फोकसिंग होती है। मैग्नेटिक फिल्टर in which ion move in π/3 और 60 डिग्री, π/3 रेडियन और 60 डिग्री। ये देखिए, ये 60 डिग्री है, मतलब पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक से फोकसिंग हुई इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फिल्टर्स की सहायता से और फिर मैग्नेटिक फिल्टर्स की सहायता से, मैग्नेटोस्टैटिक फिल्टर की सहायता से क्या हुआ यहाँ पर एक बार फिर से फोकसिंग। इसीलिए हम कहते हैं कि हमारे इस बेन ब्रिज जॉर्डन मास स्पेक्ट्रोग्राफ में या स्पेक्ट्रोमीटर में डबल फोकसिंग हो रही है। जो मैं बना रहा हूँ, जहाँ से आयन चला था उसके साथ साथ हम लोग चल रहे हैं और जो जो कुछ आता जा रहा है, जो उसमें यूज हो रहा है, हम उसके बारे में लिख रहे हैं। इसके बाद जब आयन यहाँ से निकलेगा तो आगे वो सीधा जो फोटोग्राफिक प्लेट है उस पर स्ट्राइक करेगा। ये फोटोग्राफी प्लेट है। अब ये वैक्यूम ट्यूब यहाँ पर भी है। आप देख रहे हैं, ये जो इसी फोटोग्राफिक प्लेट है, ये इसी उसके अंदर लगी हुई है। ये क्या है? फोटोग्राफिक प्लेट। ठीक है प्यारे बच्चों, ये वैक्यूम ट्यूब में इस मैग्नेटिक फिल्टर्स के जस्ट निकलने के बाद ये जो हमारा आयन है ये स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा और सीधा इस फोटोग्राफिक प्लेट पर जा करके स्ट्राइक करेगा, बिल्कुल स्ट्रेट। कहाँ स्ट्राइक करेगा? वहाँ पर उस फोटोग्राफिक प्लेट को जब हम डेवलप करते हैं तो वह हमें लाइंस मिलती है और हम देखेंगे कि जिसका जितना ज़्यादा मास होता है वो उतनी ही ज़्यादा दूर जा करके स्ट्राइक करता है और वो हमें उस फोटोग्राफिक प्लेट की को डेवलप करने के बाद हमें पता चल जाता है और इससे हम उस का मास जो है मेजर कर लेते हैं। लेकिन ये तो मैंने आपको यहाँ पर कंस्ट्रक्शन बताई है। एक बार फिर देख लीजिए, कंस्ट्रक्शन में जो मेन पार्ट्स हैं आप देख रहे हैं। इट कंसिस्ट ऑफ एन हाईली इवेकेटेड ग्लास ट्यूब having vacuum here, वैक्यूम पंप इज आल्सो देयर। इसमें से एयर को लगाने के लिए ये सीधा वैक्यूम पंप से जुड़ा हुआ है। वैक्यूम पंप which is used to remove the air from this tube and there are the two slits S1 and S2 which make these ions into a narrow beam which accelerated under actions of the potential difference of 50 to 20 thousands of volts and after passing through। आप देख रहे हैं कि स्लिट्स ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फिल्टर से पास होता है जो कि दो इलेक्ट्रोड्स हैं जो कि आर्क की फॉर्म में हैं। इन विच दीज आयंस मूव्स इन द आर्क हैविंग एंगल 127 डिग्री। आफ्टर पासिंग इसके बाद देखिए यहाँ पर ये स्ट्रेट लाइन में मूव करते हैं, फिर ये मैग्नेटिक फिल्टर्स में एंटर करते हैं और वो एक आर्क में ही यहाँ पर भी मूव करते हैं और ये आर्क लगभग 60 डिग्री के आसपास आर्क में ये आयंस को मूव करवाते हैं और उसके बाद ये स्ट्रेट सीधी इस फोटोग्राफिक प्लेट पर जा कर के स्ट्राइक कर जाती है। लेकिन अब हम इसे वर्किंग लिखेंगे, कोई मुश्किल नहीं। अगर ये कंस्ट्रक्शन समझ में आएगी जिसमें कोई खास बात नहीं है। एक आयन सोर्स है, इवेकेटेड ट्यूब है, स्लिट्स हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक और मैग्नेटिक के दो फिल्टर्स हैं जो इसमें डबल फोकसिंग का काम करते हैं और लास्ट में फोटोग्राफिक प्लेट है
जो मास मेजर करने में हमारी सीधे तौर पर हेल्प करती है। तो ये हो गई। अब हम देख लेते हैं वर्किंग, जो कि मुश्किल नहीं है, हम जहाँ से हैं वहीं से चलना शुरू करेंगे, जहाँ जहाँ से जा रहा है उसके बारे में हम लिखते चले जाएंगे और हमारी वर्किंग इसकी पूरी हो जाएगी। और फिर हम देखेंगे इसके क्या डिफरेंट एडवांटेज हैं ओवर दी बेन ब्रिज और जो दूसरे जो मास स्पेक्ट्रोग्राफ हैं उनके ऊपर। वर्किंग प्यारे बच्चों कोई बहुत मुश्किल नहीं है। जहाँ से आयन चला है और जहाँ पहुँचा है उस सारे के रास्ते के बारे में आप बता दीजिए, बस रटने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। चलिए शुरुआत कर लेते हैं। आयन यहाँ से चला, ये क्या है? ये है सोर्स ऑफ आयन, जहाँ से आयन पैदा हुआ है, यानी कि आयन मूव कहाँ से? फ्रॉम source of ion under potential difference of 15,000 to 20,000 volts and फिर देखिए इन इवेकेटेड, ये ट्यूब भी बता दीजिए, इन इवेक्यूएटेड ट्यूब, इस तरह से मेरे बच्चों। एंड दीज बीम्स, ये जो आयन्स हैं, दी आयन बीम्स, इसको हम बीम तो बाद में कहेंगे क्योंकि यहां तो आ रहे थे सारे आयन, लेकिन ये स्लिट जो है कि एक बीम के रूप में कन्वर्ट देगी। आयन बीम इनटू नैरो बीम on passing through the slits S1 and S2। देखिए जहां जहां जा रहे हैं उनके बारे में मैं लिखते जा रहा हूं। on passing through slits S1 and S2, after this the ion beams enter into the electrostatic field। now the ions enter in region of electrostatic filter। इस फिल्टर में एंटर करते हैं, इन विच दी इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड along an arc in which the ion move along curved path of arc 127 degree or pi by root 2 radian अंडर एक्शन ऑफ, जो कुछ हो रहा है प्यारे बच्चों मैं वही लिख रहा हूं, आप भी लिखते जाइए, रटने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अंडर एक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड 1200 वोल्ट पर सेंटीमीटर। ये देखिए इसके अंदर इन इलेक्ट्रोड्स की सहायता से इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया गया है और उसमें ये आयन जो है एक आर्क की कर्व पाथ जो है उसमें मूव करता है। और जैसे ही ये यहाँ से बाहर आता है, यहाँ भी एक स्लिट है S3, जहाँ से ये आयन मूव करता है बाहर आता है और ये बिल्कुल सीधा मूव करता है और ये डिस्टेंस लगभग 40 सेंटीमीटर चलता है। यानी कि आफ्टर कमिंग आउट फ्रॉम दिस फिल्टर द आयन मूव्स इन स्ट्रेट लाइन पाथ अप टू ए डिस्टेंस 40 सेंटीमीटर। आप यही लिखेंगे। नाउ द आयन मूव इन स्ट्रेट पाथ अप टू डिस्टेंस 40 सेंटीमीटर। प्यारे बच्चों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अपने नोट्स बनाने के लिए। हालांकि अगर आपको ज़रूरत हो तो यही हैंड रिटन नोट्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा।
नाउ आयन एंटर, जैसे ये स्ट्रेट लाइन का पाथ पूरा होता है, ये मैग्नेटिक फील्ड, जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लगाया हुआ है, ये देखिए एच मैग्नेटिक फील्ड लगाया हुआ है, और यहाँ पर ये आप देख रहे थे ये ई इलेक्ट्रिक फील्ड था, यानी कि नाउ एंटर इन रीजन ऑफ मैग्नेटिक फिल्टर, magnetic filter in which magnetic field H is applied along arc of angle 60 degree. That is, the ion moves in an arc in this region having a pi by 3 radian or 60 degree arc is there. और जैसे ही ये आयन इससे बाहर ले गया, यानी कि आफ्टर लिविंग दिस फिल्टर और दिस आयन मूव्स इन स्ट्रेट लाइन पाथ, आफ्टर लिविंग, देखिए कोई मुश्किल नहीं, जहाँ जहाँ से आयन चल रहा था मैं वैसे वैसे लिखते जा रहा हूँ, और हमारी वर्किंग पूरी होगी। कंस्ट्रक्शन में भी हमने कुछ खास नहीं किया था, जो कुछ दिखाई दे रहा था उनके बारे में लिख दिया, जो चीज़ें दिखाई दे रही थी, और हमारी जो है कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गई। अब देखिए वर्किंग, आफ्टर लिविंग इट द आयन मूव, यहाँ आ चुका है आयन, अब मूव इन स्ट्रेट लाइन पाथ, इन स्ट्रेट लाइन पाथ, एंड और क्या करता है, स्ट्राइक द फ्लैट फोटोग्राफिक प्लेट। फोटोग्राफिक प्लेट, अब जब हम इस फोटोग्राफिक प्लेट को डेवलप करते हैं, ऑन डेवलपिंग फोटोग्राफिक प्लेट, वी ऑब्जर्व लाइन्स, हमें लाइन्स ऑब्जर्व होती हैं यहाँ पर, यानी कि इस तरह से जहाँ स्ट्राइक करेगा वहाँ इंप्रेशन डालेगा, जब डेवलप करेंगे तो वहाँ हमें लाइनें मिलेंगी, फाइन लाइन्स मिलती हैं। और ये क्या काम आती है, विच इज यूज्ड टू फाइंड द मास ऑफ आयन। और वैसे भी प्यारे बच्चों, अगर मैं मैथमेटिकली भी हम देखें तो नोइंग द वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड एंड द चार्ज ऑन द आयन, अगर हमें ये तीन चीज़ें पता हो, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड चार्ज ऑन द आयन, तो हम मास ऑफ द आयन कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे हमने पीछे जब बेन ब्रिज स्टडी कर रहे थे तब उस समय आपको बताया था। यानी कि नोइंग द वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फिल्टर, magnetic field in magnetic filters and the charge on the ion, the mass of the ion can be determined. Knowing the values of electric field E, magnetic field H and charge on ion, the mass of ion can be calculated. प्यारे बच्चों ये हो गया। देखिए हमने आपको बेन ब्रिज मास स्पेक्ट्रोग्राफी समझाया था, पढ़ाया था पिछले लेक्चर में, उसकी कंस्ट्रक्शन वर्किंग प्रिंसिपल, आप उसे ज़रूर देख लीजिए। और अब हमने बेन ब्रिज मास एंड जॉर्डन मास स्पेक्ट्रोग्राफ के बारे में आपको बता दिया। इसके एडवांटेज क्या हैं, कई बार इसके एडवांटेज ही पूछ लेते हैं कि राइट डाउन द एडवांटेज ऑफ द बेन ब्रिज एंड जॉर्डन मास स्पेक्ट्रोग्राफ, तो फिर आप क्या लिखेंगे, व्हाट आर द डिफरेंट एडवांटेजेस। मास और डिस्प्लेसमेंट, स्केल इज लीनियर, यानी कि देखिए जैसे यहाँ से आता है और यहाँ स्ट्राइक करता है, जितना ज़्यादा मास होगा वो उतनी ही ज़्यादा दूर जाके स्ट्राइक करेगा, यानी कि ये जो स्केल लीनियर है, यहाँ से हमें पता चल जाता है उसका मास कितना है, क्योंकि इस स्केल को कैलिब्रेटेड किया हुआ होता है डायरेक्टली मास के लिए,
कि यहाँ स्ट्राइक करता तो इतना मास, यहाँ स्ट्राइक करना, तो इसको डायरेक्टली एक्सपेरिमेंटली मेजर करना बहुत ही आसान होता है। यानी वही बात मैं यहाँ लिख रहा हूँ, मास डिस्प्लेसमेंट स्केल इज लीनियर एज वी नो दैट m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r, सो वी कैन मेजर द मास एक्यूरेटली विद द हेल्प ऑफ दिस बेन-ब्रिज-जॉर्डन मास स्पेक्ट्रोग्राफ। दूसरी बात ये है कि इसकी जो रिजोल्विंग पावर होती है ना, वो बहुत हाई होती है। रिजोल्विंग पावर इज वेरी हाई। साइमल्टेनियस of velocity and direction। रिजल्टिंग हाई इंटेंसिटी, जो बीम होती है ना उसका इंटेंसिटी बहुत हाई होती है, हाई इंटेंसिटी। और प्यारे बच्चों, जो मैंने पहले भी आपको बताया कि जो मेजरमेंट है ना वो काफ़ी क्लियर और एक्यूरेट होती हैं। मेजरमेंट्स आर, जो हमने बाकी के मास स्पेक्ट्रोग्राफ पढ़े हैं उनके कंपेरेटिवली मेजरमेंट्स आर मोर एक्यूरेट। और इस तरह से प्यारे बच्चों और भी आप लोग लिख सकते हैं। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपका हो गया होगा। आज हमने बहुत ही डिटेल में स्टडी किया है बेन-ब्रिज एंड जॉर्डन मास स्पेक्ट्रोग्राफ, जो कि इन्होंने दोनों ने मिलकर के 1936 में डेवलप किया था, जिससे कि हम मास आयंस का न्यूक्लियर मास जो है वो बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेटली माप मेजर कर सकते हैं, क्लियरली मेजर कर सकते हैं और आसानी से मेजर कर सकते हैं। इसमें हमने देखा कि व्हाट इज़ द प्रिंसिपल, व्हाट इज़ द कंस्ट्रक्शन एंड व्हाट इज़ द वर्किंग, एंड देन the some advantage of the बेन-ब्रिज-जॉर्डन मास स्पेक्ट्रोग्राफ। प्यारे बच्चों, आपको ये कैसा लगा? मैं बहुत ही एक आसान तरीके से आपको बताया है कि जो चीज़ एक बार आपके सामने है इसको देख देख करके, इसमें जो 3-4 चीज़ें जो लगी हुई हैं, डबल फोकसिंग फिल्टर लगे हुए हैं, वैक्यूम ट्यूब है, फोटोग्राफिक प्लेट है, सोर्स ऑफ आयन है, स्लिट्स हैं वगैरह वगैरह, इन सब के बारे में लिख दिए। वो तो क्या हो जाएगी, वो तो हो जाएगी आपकी कंस्ट्रक्शन हो जाएगी। और प्रिंसिपल मैंने आपको बता ही दिया है कि इसमें आयंस का डिस्पर्जन होता है अंडर एक्शंस ऑफ द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स के तहत। और फिर वर्किंग तो पॉइंट टू पॉइंट आप लिख देंगे तो वर्किंग कंप्लीट हो जाएगी। और कुछ एडवांटेज भी मैंने आपको बता दिया, और वो जब आप सब कुछ लिख देंगे तो सबसे ज़्यादा हाई मार्क्स आपके मिलने वाले हैं, क्योंकि जिस तरह से आपने इस आर्टिकल को समझा है और अपनी नोट्स खुद बनाए हैं और फिर एग्जाम में लिख के आओगे तो आप उनको ऐसा लगेगा कि आपने बहुत अच्छी तरीके से समझ करके इसको लिखा है, ना कि रट करके लिखा है। और फिर भी अगर आपको हैंड रिटन नोट्स की ज़रूरत हो तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके मोर एक्यूरेटली और आप इसको बना सकते हैं। प्यारे बच्चों, ऐसे ही और आर्टिकल्स आपके सिलेबस के पूरा सिलेबस हम आपको पढ़ाने वाले हैं इसी 2 चैनल्स के माध्यम से। एक हमारा चैनल है फिजिक्स बाय आईसी सर और दूसरा चैनल है आईसी सर फिजिक्स। कुछ वीडियोज़ आपके सिलेबस के इस चैनल पर होंगे, कुछ इस चैनल पर हैं, इसलिए इन दोनों ही यूट्यूब चैनल्स के साथ आपको जुड़े रहना है। इन दोनों को सब्सक्राइब कर लीजिए और इनका बेल आइकॉन भी प्रेस कर दीजिए ताकि समय पर आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। इस पढ़ाई के साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि एग्ज़ाम्स में किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डिफरेंट यूनिट्स में से कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, उनके बारे में भी आपके एग्ज़ाम्स के नज़दीक आपकी तैयारी करने में हम आपकी हेल्प करेंगे। साथ में हम लगातार आपको मोटिवेट करने के लिए मोटिवेशनल लेक्चर भी अपलोड करेंगे। यानी कि ये लेक्चर जो हैं, जो कि इन दोनों चैनल्स पर हैं, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों, अगर आपको ये अच्छे लगते हैं, जैसा कि मैं हमेशा आपको कहता हूँ, तो एक आपका भी काम है कि आपने तो इसको सब्सक्राइब कर लिया है, लेकिन आपके जो दूसरे साथी हैं उनको भी आप इसे शेयर कीजिए, उन्हें बताइए कि इस पर आपको कितनी हेल्प मिल रही है। और हमें भी कमेंट्स करते रहें
मैं आप सभी विद्यार्थियों का जो डिफरेंट यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं, अपने अपने सिलेबस के हिसाब से आप लोग पढ़ रहे हैं। कई बार बच्चे पूछते हैं कि ये किस यूनिवर्सिटी से का सिलेबस है। प्यारे बच्चों, ये सभी यूनिवर्सिटी पर इक्वली एप्लीकेबल हैं। हाँ, ये हो सकता है कि किसी यूनिवर्सिटी में कोई एक दो आर्टिकल ऐसे हो सकते हैं जो उसमें ना हो, या फिर किसी दूसरी यूनिट में उसको डाल रखा हो, या कुछ एक आध आर्टिकल एक्स्ट्रा हो। कोई भी चीज़ हो, कोई भी आर्टिकल्स हों, कुछ रह रहे हैं तो आप हमें कमेंट्स कीजिए। आप अपनी यूनिवर्सिटी के बारे में बताइए, आप अपने देश और अपने जो प्रांत जो भी है उसके बारे में भी हमें बताइए, और दूसरे साथियों को हमारे बारे में बताइए, ताकि आपके आने वाले लेक्चर्स को हम और इफ़ेक्टिव बना सकें। तो प्यारे बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।